ठीक है सब, स्वागत है आपका दिशा एजुकेशन क्लासेस में। और मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्रपाल सिंह, मैं डीएस कॉलेज अलीगढ़ से हूँ। जिस टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी साइंटिफिक अप्रोच के बारे में, और अप्रोच के बारे में बात करते वक्त मैंने ये बताया था कि अप्रोच के बेस पर ही मेथड को डेवलप किया जाता है। और मेथड और अप्रोच में जब हम गहराई से देखते हैं तो एक एनालॉजी हमें समझ में आती है, एक साम्यता हमें नजर आती है। अब आज बात करने वाले हैं हम मेथड के बारे में, तो आपको वही एम्पिरिकल साइकिल जरूर याद आना चाहिए जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मुद्दा है कि वैज्ञानिक विधि क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें इसकी डेफिनेशंस को देखना पड़ेगा और फिर देखेंगे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं वैज्ञानिक विधि की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो परिभाषा हम ले रहे हैं वो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है मैक्यूगन, जिन्होंने मनोविज्ञान के अनुसंधानों में और शिक्षा के अनुसंधानों में काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी परिभाषा के हिसाब से हम देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या है, वैज्ञानिक विधि क्या है ज्ञान प्राप्त करने की। तो मैक्यूगन साहब कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड is a series of process by which all sciences answer to their question। वैज्ञानिक विधि वो प्रक्रिया है या कहें तो सीरीज है प्रक्रियाओं की, एक प्रक्रियाओं की वह श्रृंखला है जिससे सभी विज्ञान, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, obtained answers to their question, जो उनकी समस्याएं होती हैं उनका उत्तर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये वो तरीका है वैज्ञानिक विधि जिसके आधार पर विज्ञान की समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का, क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त किया जाता है, ऐसा कहना है मैक्यूगन का। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, जो परिभाषा है चैपलिन की। चैपलिन अपनी परिभाषा में साइंटिफिक मेथड को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड रेफर्स टू टेक्निक्स, इन्होंने टेक्निक्स कहा, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स शामिल की जाती हैं, एम्प्लॉयड बाय साइंटिस्ट, जिनका विद्वानों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इन द परस्यूट ऑफ द नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति के लिए जिन विधियों का प्रयोग विद्वानों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है उसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक जिसका इस्तेमाल कर रहा है किस चीज के लिए, नॉलेज के लिए, करने के लिए, उन सभी को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है, ऐसा कहना है चैपलिन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और ये परिभाषा है लुनबर्ग की। ये काफी पॉपुलर डेफिनेशन है, ज्यादातर रिसर्च की किताबों में आपको मिल जाएगी। इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया है साइंटिफिक मेथड को। ये कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन। दो नई चीजों को शामिल किया इन्होंने। ये कहते हैं कि भाई एक चीज तो साइंटिफिक मेथड में होती है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्रमबद्ध निरीक्षण, सिस्टम से किया गया, उसके लिए पहले से हमने कुछ चीजों को तय कर लिया और उसके बाद हम निरीक्षण कर रहे हैं। ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, ये रैंडम नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे प्रक्रियाओं की एक कड़ी निहित होती है। हम पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि हम चीजों को किस तरीके से देखने वाले हैं। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन, सिस्टमैटिक ही इंटरप्रिटेशन भी होना चाहिए। सिस्टम यानी कि पूर्व निर्धारित वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषता है, जो लुनबर्ग की डेफिनेशन है उसके हिसाब से। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। ये एक चीज इन्होंने बता दी कि भाई सिस्टम से अगर हम चाहे चीजों को देखें, ऑब्जर्व करें या उनका इंटरप्रिटेशन करें, तब उसे वैज्ञानिक विधि में शामिल किया जा सकता। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अब एक जनरल डेफिनेशन हम लेते हैं कि वो क्या है, क्या कहा जाता है। इसमें थोड़ी और चीजों को स्पष्ट किया गया है कि साइंटिफिक मेथड इज ए कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन अबाउट फिनोमेना। देखिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन अबाउट फिनोमेना एम्स टू एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन। बिल्कुल विज्ञान की परिभाषा के नजदीक पहुंच जाते हैं हम इस परिभाषा का अध्ययन करते वक्त। इसमें कहा गया है कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है ये। ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं जो हम कहीं भी जाते वक्त कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं या ऐसे ही किसी चीज को देख लिया तो कर लिया। कंट्रोल, अब कंट्रोल किस चीज का होता है, उस फिनोमिना में, उस घटना में, उस प्रक्रिया में निहित सभी तत्वों को हम
जब देखते हैं, मेजर करते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, कुछ को निकाल देते हैं, कुछ को उसमें जोड़ देते हैं। कंट्रोल का मतलब सीधा वेरिएबल कंट्रोल से होता है। जो मैनिपुलेशन उसमें हो रहा है, जो चीजें घट और बढ़ रही हैं, उन पर नियंत्रण जब हम स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, साइंटिफिक मेथड इज ए कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि चर किस प्रकार से अंतः क्रिया करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ मैनिपुलेशन होगा, वो चीज वैज्ञानिक के हाथ में होती है। वो चाहे तो चीजों की फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ा भी सकता है। तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का तो मतलब ये हुआ। अबाउट फिनोमिना, फिनोमिनाज के बारे में कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, नियंत्रण के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि की विशेषता होगी। और इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य ये होगा कि एक तो हम उन चरों के बारे में, उस फिनोमिना के बारे में, उस गोचर के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो क्या है और वो किस तरीके से घटित हो रहा है। ठीक, दूसरा क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, थोड़ा उदाहरण लेके देखते हैं। एक, हम इस बात को जानना चाहते हैं कि मोटिवेशन का लर्निंग पर क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मोटिवेशन का लर्निंग पर अगर प्रभाव देखेंगे तो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन हमको देखना होगा। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन किसका करेंगे हम? लर्निंग प्रोसेस का, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। अब कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल करने का तरीका यही है कि जो मोटिवेशन दी जा रही है उसकी मात्रा में वेरिएशन किया जाएगा और बाकी की सब चीजों को हटा दिया जाएगा। ग्रुप बना लिया जाएगा बच्चों का, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मोटिवेशन दी जाएगी और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मोटिवेशन नहीं दी जाएगी। और फिर हम उन्हें देखेंगे, इनको दी जा रही है उनको भी देखेंगे, उनका रिकॉर्ड करेंगे, और जिनको नहीं दी जा रही है उनको भी देखेंगे और उनका भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये कंट्रोल ऑब्जर्वेशन हो गया। और कंट्रोल ऑब्जर्वेशन के बाद फिर क्या करेंगे? एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हम बता सकते हैं कि हाँ, किसका इसका असर हो रहा है मोटिवेशन का लर्निंग पे या नहीं हो रहा है। ये बात बताई जा सकती है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। और ये भी बताया जा सकता है कि क्या भविष्य में हम इसी चीज को दोहराएंगे, इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो क्या ये घटित होगी। तो निश्चित रूप से इसका प्रेडिक्शन भी किया जा सकता है कि जब जब हम इसी तरीके से, तो रीइंफोर्समेंट के नियम बने हैं। रीइंफोर्समेंट का नियम ही ये कहता है कि जब किसी प्रक्रिया के बाद हमें पुनर्बलन प्राप्त होता है तो उस अनुक्रिया के घटित होने की आवृत्ति बढ़ जाती है। ये क्या है असल में? ये एक भविष्य कथन है, ये एक प्रेडिक्शन है। जो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, चाहे स्किनर का कंट्रोल ऑब्जर्वेशन हो जो उन्होंने कबूतरों और चूहों पे किया, चाहे पेवलोव का कंट्रोल ऑब्जर्वेशन हो जो उन्होंने कुत्ते पर किया, कंट्रोल किया, सिचुएशन को कंट्रोल किया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करने के बाद उस घटना दृश्य को सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक्सप्लेन किया कि इस तरीके से ये घटित हो रही है और अगर इस तरीके से हम करेंगे तो इसका भविष्य इस प्रकार का होगा। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि, वो तरीका है जिससे हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम उस तथ्य के बारे में, उस फिनोमिना के बारे में जान सकते हैं और उसके बारे में भविष्य कथन कर सकते हैं। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक विधि वो टेक्निक है, वो प्रक्रिया है जो किसी चीज को देखने, जानने, समझने और उसके बारे में भविष्य कथन करने के योग्य बनाती है, में सहायता करती है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये तो था अर्थ। अब इसकी विशेषताओं को अगर हम देखेंगे तो हमें और ज्यादा स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक विधि समझ में आएगी कि ये वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, विज्ञान का मतलब क्या है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। विज्ञान के बारे में तो बात कर चुके हैं, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं थोड़ा सा देख सकते हैं सर, ये लिखी हुई है यहाँ पर, एक इस स्लाइड पर है, कुछ आपको नेक्स्ट स्लाइड पर भी देखने को मिलेगी। तो एक एक करके थोड़ी थोड़ी चर्चा इनके बारे में हम कर लेते हैं, बाकी आप इनको याद रखें कि ये क्या है। वेरीफाइबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी का मतलब होता है सत्यापनीयता। एक परिणाम किसी प्रक्रिया को करने के बाद हमको प्राप्त हुआ तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। दोबारा फिर अगर सेम परिस्थितियों में उस टेस्ट का एडमिनिस्टर किया जाए तो रिजल्ट वही मिलेंगे। वेरीफाई किया जा सकता है। एक परिणाम किसी नियंत्रित परिस्थिति में हमें प्राप्त हुए, वही परिणाम उसी तरीके की नियंत्रित परिस्थिति अगर दोबारा घटित होगी तो फिर प्राप्त होंगे। ध्यान करिए जो रीइंफोर्समेंट की डेफिनेशन, अगर किसी अनुक्रिया के साथ रीइंफोर्समेंट को जोड़ दिया जाए तो अनुक्रिया की आवृत्ति बढ़ेगी। आप समझ, वेरीफाइबिलिटी है ये,
वो बढ़ेगी बढ़ेगी, हर बार की जितनी बार इन्फोर्समेंट देंगे उतनी बार आगे बढ़ जाएगी रूल्स। इसको कहते हैं वेरीफाइबिलिटी। उसको वेरीफाई किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है कि वो प्रक्रिया घटित हो रही है या वो प्रक्रिया घटित नहीं हो रही है। ठीक। दूसरा है डेफिनेटनेस, निर्धारिता, निश्चितता। डेफिनेटनेस का मतलब क्या होता है? जो परिणाम हमको प्राप्त हो रहे हैं, जो प्रक्रिया हम फॉलो कर रहे हैं, उसके मैनिपुलेशन में और उसके परिणामों में निश्चितता होती है, संदिग्धता की मात्रा नहीं होती। एम्बिगियस नहीं होते हैं परिणाम, बल्कि निश्चित होते हैं। मात्रात्मक रूप से चीजों के बारे में बताया जा सकता है। मेजरेबिलिटी आ जाती है और मात्रात्मकता आ जाती है कि कितना। अब अगर हम उद्दीपक के बारे में बात करते हैं, जो कि कारण के रूप में दिया जाता है किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में, और अनुक्रिया को मेजर कर रहे होते हैं हम, तो अनुक्रिया में भी डेफिनेटनेस, मात्रात्मकता हम लगा देते हैं। किस तरीके से अनुक्रिया को मात्रात्मक बनाते हैं? हम देखते हैं कि अनुक्रिया कितनी इंटेंसिटी के साथ घटित हो रही है, अनुक्रिया कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ घटित हो रही है, और वो अनुक्रिया में एक्सटिंक्शन के प्रति कितना रेसिस्टेंस है, विलोपन के प्रति कितना विरोध है। ये तीन उस अनुक्रिया चर को डेफिनिट बनाने के लिए, निश्चित बनाने के लिए अपनाए गए मेजर है। तो डेफिनेटनेस का मतलब होता है मात्रात्मकता, चाहे प्रक्रिया में हो या परिणामों में जब हम लगा देते हैं। निश्चित मात्रा में जब हम किसी चीज को देखते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं या मेजर कर रहे होते हैं, तो पक्का हमें उतना ही मिलना होता है, उससे ज्यादा होता है। ऑब्जेक्टिविटी जो है सो है, लैक ऑफ सब्जेक्टिविटी। अब सब्जेक्टिविटी क्या है? किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी काम करने के तरीके में, जब मैं अपनी फीलिंग, जब मैं अपने थॉट्स और जब मैं अपने प्रेजुडाइसेस को उसमें ऐड कर देता हूं, नहीं ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो उसमें मैनिपुलेशन कर दिया मैंने। चाहे अब ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे रिजल्ट ही पूरे खराब आ गए, इससे कोई मतलब नहीं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम पर्सनल वाइसेस, मेरी अपनी इच्छाओं से, मेरी अपनी आकांक्षाओं से, मेरे अपने विचारों से उसके परिणाम और प्रक्रिया दूषित नहीं होने चाहिए प्रयोग के। जो टेस्ट में कंडक्ट कर रहा हूं, जो एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं, वो एक्सपेरिमेंट में जैसा है उसी चीज को प्रोसेस में होना चाहिए, और जो रिजल्ट आए हैं वही रिजल्ट भी कन्वे होने चाहिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी दो तरीके की हो सकती है, एक तो प्रोसेस में ऑब्जेक्टिविटी और एक रिजल्ट में ऑब्जेक्टिविटी। प्रोसेस में ऑब्जेक्टिविटी तब होती है जब प्रोसेस जैसा प्रिस्क्राइब्ड है उसी प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे होते हैं, और रिजल्ट्स में जो रिजल्ट आए हैं उन्हीं रिजल्ट्स को हम कन्वे करें, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। जो है सो है, उसमें कुछ भी मैं अपना ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल फिगर हूं, उसमें जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो प्राप्त हो रहे हैं, बस उसमें कोई मैनिपुलेशन मैंने अपने बिहाफ पर नहीं किया है। ठीक है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी साइंटिफिक मेथड के कंसर्न में। ऑब्जेक्टिविटी क्वेश्चन आंसर के आप देखते हैं ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका अर्थ का क्या मतलब होता है कि भाई जो अगर बच्चे ने सही जवाब दे दिया, उसमें 4 ऑप्शन में से सही एक टिक कर दिया, तो उसको 1 नंबर मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिविटी है, जो है सो है। और सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? सब्जेक्टिविटी में एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, टीचर का मूड खराब है, उसने नंबर कम दिया। एक बच्चे ने एवरेज लिखा, टीचर का मूड बढ़िया है, उसको नंबर बढ़िया मिल गए, तो सब्जेक्टिविटी हो गई वैल्यूएशन। इसी तरीके से किसी भी प्रक्रिया या परिणामों में जब अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत हितों को, अपने व्यक्तिगत रुचियों को शामिल कर देता है, तो चीज सब्जेक्टिव हो जाती है, और जब उनसे फ्री रखता है तो वो चीज ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। साइंटिफिक मेथड से जो रिजल्ट हमको मिलते हैं उनमें इस बात की काबिलियत होती है, वो इतने कॉम्पिटेंट होते हैं कि उनको जनरलाइज कर सकें हम बड़े एरिया पर, क्योंकि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन से मिल रहे हैं, निश्चित हैं, वेरीफाई किए जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, तो उनका जनरलाइजेशन किया जा सकता है। एक सैंपल पर जो परिणाम हमको मिल रहा है, वो परिणाम को हम बड़े जनसमूह पर, बड़ी समष्टि पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना वैक्सीन बनी थी, आपने देखा होगा, तो जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे ग्रुप पर, वो बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम लोगों पर किए गए, और वो करने के बाद में फिर पूरे देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ था। पहले जानवरों पर किए गए, फिर इंसानों पर किए गए एक छोटे ग्रुप पे, फिर जब परिणाम ठीक आए कि सब 70% इफेक्टिव है कि 80% इफेक्टिव है, उसके बाद उनका मास एप्लीकेशन शुरू किया गया। तो जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो परिणाम बाकी के लोगों के लिए कितने बढ़िया होंगे, इसको जनरलाइजेशन कहा जाता है। तो जनरलाइज किया जा सकता है
सैंपल से मिले हुए परिणामों को पॉपुलेशन पर जब हम अप्लाई कर देते हैं उसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। और साइंटिफिक मेथड की ये विशेषता है कि उसमें जनरलाइजेशन की एबिलिटी होती है। अगर परिणाम सही है तो जनरलाइज किया जा सकता है। सिस्टमैटिक, ये भी विशेषता है वैज्ञानिक विधि की। सिस्टमैटिक होने का क्या मतलब है? चरण एक के बाद दूसरा आप जंप नहीं कर सकते। जो प्रक्रिया हम पहले से निर्धारित कर रहे हैं उस प्रक्रिया को ही हमको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें बीच में कुछ फेरबदल करते हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, देखिए विज्ञान में अनुसंधान की जो प्रक्रिया की जाती है उस अनुसंधान की प्रक्रिया में जो स्टेप्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेप्स क्यों बताए हैं? क्योंकि हर स्टेप पे अपने कुछ कंट्रोल्स होते हैं, हर स्टेप पे करने के कुछ काम होते हैं जिनके कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव परिणामों पे पड़ सकते हैं। तो हमें हर स्टेप वाइज चलना है। पहले जो करना है वो पहले ही होगा, उस काम को हम बाद में नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप प्रॉब्लम को ठीक तरीके से डिफाइन करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने के लिए हमें सिस्टमैटिक रिव्यू चाहिए, बहुत सारा रिव्यू करना पड़ेगा। तो रिव्यू का काम हम ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल डेफिनेशन और प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने से पहले ही करेंगे, उसको बाद में नहीं कर सकते कि चलो रिव्यू बाद में कर लेंगे अभी बना लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो उस प्रक्रिया को आप ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसके परिणाम जो है वो संदिग्ध होंगे, उनमें कोई विश्वसनीयता और वैधता जैसी स्थिति नहीं आएगी। तो उसको कहते हैं सिस्टम। जो सिस्टम बताया है अप्रोच में, जो 5 स्टेप्स आए थे या मेथड के स्टेप्स के बारे में अभी हम बात करेंगे, तो वो जो स्टेप होंगे उनको फॉलो करना ही होगा। ठीक। अब है कंट्रोल्ड स्टडी। कंट्रोल, ये कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की बात की जाती है तो कंट्रोल बहुत जरूरी है। कंट्रोल का सीधा सा ताल्लुक होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका प्रभाव जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम देखने जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की जो प्रक्रिया घटित हो रही है उसमें कोई तीसरा वेरिएबल तो असर नहीं डाल रहा है। जो भी मनोवैज्ञानिक है या जो वैज्ञानिक है जो अध्ययन करना चाह रहा है कि किसी एक चीज का दूसरी पर क्या प्रभाव पड़ना है, तो बाकी की चीजों के प्रभाव को उसको कम करना ही पड़ेगा। अब जैसे हमने एक उदाहरण लिया साहब कि मोटिवेशन का सीखने की प्रक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन और ये है लर्निंग, इसका प्रभाव हम देख रहे हैं इसका। अब बीच में भी तो बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं, जैसे बच्चे का फिजिकल और मेंटल हेल्थ, वहां किस तरीके का माहौल है, कोई शोर तो नहीं हो रहा, वो चीज तो नहीं है, या बच्चे का इंटरेस्ट कितना है उस समय, या बच्चे की इंटेलिजेंस कितनी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, सेटअप कैसा है ना, या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका मूड किस तरीके का है। तो ये सारी चीजें इसको प्रभावित कर रही है। इनको बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल या कंफाउंडिंग वेरिएबल, या कई बार इंटरवीनिंग भी कह देते हैं। वो मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा आपको कि इंटरवीनिंग और कंफाउंडिंग और ये वेरिएबल जो होते हैं बीच वाले, इनका क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि कंट्रोल्ड स्टडी से मतलब क्या होता है कि आईवी का डीवी पर एकदम सही और सटीक प्रभाव आए, उसी का मापन हो, किसी और बीच की चीज का नहीं। अगर बीच की चीज का हम मापन कर लेते हैं तो उससे हमारे परिणाम दूषित हो जाएंगे। थोड़ा और बढ़ते हैं। वैज्ञानिक विधि की कुछ और भी विशेषताएं हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। रिसर्च डिजाइन बनाई जाती है। रिसर्च डिजाइन का जो मतलब है वो सीधा सीधा कंट्रोल से ही लिया जाता है कि स्टडी कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम फॉलो करने के लिए। अब डिजाइन क्या होती है साहब? रिसर्च डिजाइन एक तरीका होता है काम करने का जो वेरिएंस को कंट्रोल करता है। रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है? जो वेरिएंस को कंट्रोल कर रहा है वो मतलब होता है रिसर्च डिजाइन। देखिए, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका क्या परिणाम आने वाला है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, उस परिणाम को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे भी कारक होते हैं जो बीच में होते हैं दोनों चरों के, ठीक है, दोनों चरों के बीच में होते हैं। अब दोनों चरों के बीच में जो चीजें हैं वो चीजें पर प्रभावित करेंगी परिणामों को। अब कैसे उसको हम नियंत्रण में लाएं, तो उसके लिए हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। रिसर्च डिजाइन, और रिसर्च डिजाइन जब बन जाती है तब उसके हिसाब से हम मैनिपुलेशन करते हैं, उसके हिसाब से हम मेजरमेंट करते हैं, उसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है।
और तब जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उनमें वेरिएंस की कमी होती है, वेरिएंस उनका कंट्रोल हो जाता है और परिणामों की जो शुद्धता है वो बढ़ जाती है। तो ये है साहब रिसर्च डिजाइन का मतलब। और आप देखिए अगला है आपका रीएप्लीकेशन। वैज्ञानिक विधि की ये भी विशेषता होती है, ये भी गुण होता है कि इससे जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो परिणाम जो है उनको रीअप्लाई किया जा सकता है, बार बार आप उन्हें करके देख सकते हैं तो आपको सेम परिणाम उसके मिलेंगे। उसके बाद में है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब शुद्धता या संक्षिप्तता, लगभग रिलायबिलिटी से मिलता जुलता इसका मीनिंग होता है। कि मान लीजिए एक उदाहरण से देखते हैं हम, एक पॉपुलेशन से हमने कोई सैंपल लिया और उस सैंपल से जो रिजल्ट हमको मिले, अब उसको वेरीफाई करने के लिए हमने दूसरा एक सैंपल और लिया और उसी पर वो सेम चीज हमने कंडक्ट की और फिर परिणाम देखे। तो एक पॉपुलेशन से, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है बड़ी, इससे हमने हमने सैंपल लिए, ठीक है, एक सैंपल 1 एक सैंपल 2। अब इन दोनों में कितनी समानता है, जितनी ज्यादा समानता होगी उतना ही ज्यादा प्रिसीजन होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा परिशुद्धता मानी जाती है परिणामों की, प्रिसीजन। ये दोनों के जो रिजल्ट आने चाहिए वो सेम आने चाहिए, अगर वो अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब है कि प्रिसीजन की कमी है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सब, देखते हैं कुछ और। अगली जो विशेषता है वो क्या है, प्रिडिक्शन। साइंटिफिक मेथड से प्राप्त होने वाले परिणाम जो है उनमें प्रिडिक्शन की एबिलिटी होती है, भविष्यवाणी की जा सकती है कि अगर परिस्थितियां इस तरीके की हैं, अगर कंट्रोल इस तरीके का रखा गया है तो भविष्य में भी इस तरीके की चीजें घटित होंगी ही, ठीक है। विज्ञान भी यही कहता है, चाहे आप फिजिकल साइंसेस में तो प्रिडिक्शन और जबरदस्त है सब, एक एक मिली सेकेंड का और इतनी सूक्ष्मतम मेजरमेंट किया जा सकता है फिजिकल साइंसेस में जिसका हम अनुमान नहीं कर सकते। क्वांटम फिजिक्स में आप देखते तो उसकी तो बात ही खैर कुछ अलग है। आप देखिए उसके बेस पर हम देख लेते हैं कि अगर इस तरीके की चीजें हैं तो भविष्य में उस तरीके का होगा। भौतिक विज्ञान के जितने भी अनुसंधान हैं, आप देखिए जितने भी इनोवेशन है, उन सब में प्रिडिक्शन की जबरदस्त एबिलिटी है, ठीक है। कितनी देर में पृथ्वी घूमती है, कितनी देर में प्रकाश आता है सूरज का, अगर किसी रॉकेट को यहां से ऊपर भेजा जाए तो उसके डायरेक्शन का एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कितनी फोर्स उसको लगानी चाहिए तब वो बाहर जाएगा। तो ये प्रिडिक्शन ही तो है, हमें मालूम है कि इतनी फोर्स लगानी चाहिए और इतनी फोर्स उसमें इनपुट कर दी जाती है तो वो बाहर निकल जाता है। अगर वो कम होगी, अगर वो बाहर निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो अजम्पशन था कि इतनी फोर्स पे बाहर जाएगा और वो बाहर चला गया, इसका मतलब प्रिडिक्शन हमारा बिल्कुल सही बैठा है, सटीक बैठा है। और सोशल साइंसेज में ये जो प्रिडिक्शन वाला मामला है ये थोड़ा सा लूज पड़ जाता है क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर इंसान होता है और इंसान तो अनप्रिडिक्टेबल है, फिर भी कुछ लिमिट तक किया जा सकता है प्रिडिक्शन। साइंटिफिक मेथड की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो है कॉज और इफेक्ट रिलेशन को स्टैब्लिश करती है। अब वही हमने डीवी और आईवी वाली जो बात करी थी, कॉज को मान लीजिए आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इफेक्ट को मान लीजिए आप डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के रिलेशन को देखता है। साइंस यही बताती है कारण क्या है और परिणाम क्या है, इन दोनों के बीच संबंध को स्पष्ट किया जाता है कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा, ये कारण है ये परिणाम है, अगर इसको हटा देंगे तो ये घटित नहीं होगा, ठीक है। इसको कॉज एंड इफेक्ट कह देते हैं। ये बहुत बड़ा नियम है विज्ञान का, इसी के आधार पर पूरा विज्ञान खड़ा हुआ है। जब हमने साइंस के अजम्पशंस की बात की थी तो कॉज और इफेक्ट की बात करी थी उस समय पर, कि विज्ञान ये मानकर चलता है कि बिना किसी कारण के कोई परिणाम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद थ्योराइजेशन, सैद्धांतिकरण। वैज्ञानिक विधि से जो परिणाम हमको प्राप्त होते हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी सिद्धांत की तरफ जा रहे होते हैं, या तो उसको विकसित कर रहे होते हैं या उसको रिफाइन कर रहे होते हैं या उसके कंट्राडिक्टरी होते हैं, तब भी वो किसी दूसरे सिद्धांत के सृजन में सहयोगी होते हैं। यानी कि मनोवैज्ञानिक विधि सिद्धांतिकरण प्रक्रिया में अपना कंट्रीब्यूट करती है, सिद्धांत निर्माण में अपना योगदान देती है, इससे सिद्धांतों का निर्माण होता है, ठीक है, सुधार भी होता है और संशोधन भी होता है। और नेक्स्ट है आपका ये यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब है कि वैज्ञानिक विधि से जो परिणाम हमको प्राप्त होंगे वो यूनिवर्सल होंगे, उनको कहीं भी आप अप्लाई कर लीजिए वो सब जगह
एप्लीकेबल होंगे और वही सेम परिणाम को दिखाएंगे। यही बात प्रिडिक्शन से भी जारी हो जाती है, कॉज एंड इफेक्ट से, कंट्रोल से। सारी विशेषताएं एक साथ मिलकर काम करती हैं, ये इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक साथ मिलकर काम करेंगी और ये सारी विशेषताएं ये बताती है कि कोई विधि वैज्ञानिक है या नहीं। तो हमने इस में ये देखा कि भाई क्या है वैज्ञानिक विधि, उसके लिए हमने परिभाषाएं देखी थी, कुछ चैपलिन की परिभाषा थी, मैक्यूगन की परिभाषा थी, और भी परिभाषाएं थी। फिर जनरलाइज किया था कि साइंटिफिक मेथड इज ए कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन अबाउट फिनोमिना एम्स टू एक्सप्लेनिंग और प्रेडिक्शन। इसके बाद फिर हमने इसकी विशेषताएं देखी थी, वेरीफाइबिलिटी, डेफिनेटनेस, ऑब्जेक्टिविटी, जनरलाइजेशन, सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड स्टडी। और हमने देखा था रिसर्च डिजाइन, एप्लीकेशन, प्रिसीजन, प्रिडिक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, थ्योराइजेशन और यूनिवर्सलिटी। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं साइंटिफिक मेथड के, कौन कौन से चरण हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।